चाइना, तो हम कैसे पढ़ेंगे इंडिया एंड चाइना को, सबसे पहले ये समझ लो, ठीक है। देखो चाइना को सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाइना का बेसिक नेचर समझेंगे। हम ऐसे ही करेंगे, हर एक के अंदर बेसिक नेचर इसके अंदर समझेंगे, ठीक है। हर कंट्री के अंदर जब नेपाल को पढ़ेंगे तो भी उसका बेसिक नेचर समझेंगे, भाई इसकी समस्या क्या है। भूटान को तभी भी हम बेसिक नेचर समझेंगे। चाइना को एक पर्सन की तरह समझो, ये चाइना एक पर्सन है। और अगर अब अभी अगर हम देखें चाइना के बारे में, तो हम ये देखें चाइना सर इज वेरी मच एग्रेसिव, बड़ा ही एग्रेसिव है सर, बहुत एग्रेशन है इसके अंदर। चाइना है ना, इसको प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड से। चाइना चाहता है कि इस वर्ल्ड का रिवीजन हो। एक ऐसा बंदा है जो चाहता है कि भाई ये जो चीजें है ना, ये मेरे को पसंद नहीं आ रही। इस पूरी चीज का रिविजनिस्ट स्टेट बोलते हैं चाइना को, कि रिवीजन चाहता है वर्ल्ड ऑर्डर का। ये लोग जो अभी वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहे हैं, ये मेरे को पसंद नहीं आ रहे। चाइना बड़ा एग्रेसिव है सर, इसके साथ ऐसा क्या हुआ है। ये कैसा बंदा है, एग्रेसिव है, ये खुश नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी अपनी ऑक्यूपाई करना चाहता है। ये बहुत ज्यादा, अगर हम देखें तो सर किसी की नहीं सुनता है, यूएसए की नहीं सुन रहा, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन की नहीं सुन रहा है। सर इसके साथ हुआ क्या ऐसा, ये ऐसा है क्यों सर। इसका ये बेसिक नेचर डेराइव कहां से हुआ। बच्चों एम आई ऑडिबल? Yes, sir, audible. Yes, sir, audible. Yes, sir, you're audible. ओके ओके, थैंक यू। तो चाइना इतना एग्रेसिव क्यों है, चाइना इतना रिविजनिस्टेड क्यों है, चाइना को वर्ल्ड से इतना प्रॉब्लम क्यों है, कि वर्ल्ड से इतना प्रॉब्लम क्यों है कि वर्ल्ड का ऑर्डर मेंटेन नहीं होना चाहिए। यूएसए इतना ज्यादा पावरफुल है, उससे चाइना को दिक्कत क्या है। चाइना क्यों जाता है कि यूएसए को हटाकर मैं जाऊं अपनी तरफ, इसकी दिक्कत क्या है सर। अपने काम से काम क्यों नहीं रखता चाइना, इसका हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझना पड़ेगा। आज ये तुम समझ जाओगे कि चाइना के साथ दिक्कत क्या है सर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझोगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इंडिया एंड चाइना। पढ़ने से पहले आज हम जो समझेंगे वो हम समझेंगे नेचर ऑफ चाइना। और नेचर ऑफ चाइना जब हम समझेंगे तो हम ये समझेंगे, नेचर ऑफ चाइना जब हम समझेंगे, ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि नेचर ऑफ चाइना, चाइना का इतना नेचर कैसा बना, इतना एग्रेशन कहां से आया चाइना के अंदर, ये हम समझेंगे। तो बेसिक्स के अंदर जाते हैं, है ना, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। देखो कैसे पढ़ेंगे हम, ये बेसिक्स के अंदर जाएंगे, बेसिक के कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये पॉइंट्स पढ़ेंगे। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम लिंक करेंगे, हम देखेंगे इन्हीं पॉइंट में से सब कुछ निकल कर आ रहा है। जो भी आज का करंट अफेयर्स है, जो भी साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है, जो भी इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट है, कहीं ना कहीं बेसिक्स में से कहीं से निकल कर आ रहा है। चाइना का जो अभी एटीट्यूड है इन बेसिक्स के अंदर से निकल कर आ रहा है। ये हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बेसिक से करंट अफेयर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जब हम करंट अफेयर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तब हमारा एक बहुत अच्छा होलिस्टिक डेवलपमेंट, तब तुम्हें नॉलेज का मजा आएगा। मजा जो होता है नॉलेज का, वो आएगा। और फिर आप आगे की चीजें प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि सर आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, हम बताते हैं आपको। समझ में आ रहा है, ये चीजें समझ में आना, ये नॉलेज का असली मजा है। ये कंप्लीट नॉलेज है, होलिस्टिक नॉलेज। कंप्लीट तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये चीज से भी ऊपर एक चीज है, ठीक है, वो फिलोसफिकल डायमेंशन, वो सब छोड़ो अभी, ठीक है, बट ये आपको ये कंप्लीट मजा दे देगी, पढ़ाई का कंप्लीट मजा। तो लेट्स अंडरस्टैंड, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम अंडरस्टैंड करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं जब हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग ही कनेक्ट करने की कोशिश करोगे और आप लोगों को ये चीजें समझ में आएगी। तो पहला बेसिक स्ट्रक्चर जो मैं खोल रहा हूं आपके सामने, फर्स्ट थिंग जिससे कि सब कुछ डेराइव होने वाला है, जिससे कि नेचर पता चलेगा, दैट इज मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चाइना के अंदर एक थ्योरी चलती है, जैसे हमारे वेद हैं, हमारे ग्रंथ है ना, वैसे ही चाइना के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है चाइना का, चाइना के जो सिविलाइजेशन है, उनके अंदर एक बात लिखी हुई, बहुत बड़ी बात, कि इस संसार को जो गवर्न कर रहा है, ठीक है, गवर्न कर रही है एक शक्ति, गवर्न कर रही है। ऐसे हम बोले कि इस संसार के अंदर एक लेवल के ऊपर गॉड है, ठीक है, गॉड एक लेवल के ऊपर है। गॉड के बाद जो है ना, गॉड के बाद चाइना है। मतलब गॉड, भगवान के नीचे जो है ना, वो चाइना ही है। मतलब गॉड है, गॉड के बाद हम ही हैं, चाइना से बोल रहे हैं। और ये जो ये कॉम्प्लेक्स है कि हम मिडिल किंगडम, और ये जो बाकी के कंट्रीज हैं, बाकी के कंट्रीज जैसे अफ्रीकन्स, यू अमेरिकन्स, इंडियंस, रशियंस, ये सारे के सारे लोग जो है ना, ये सारे के सारे लोग कॉमनर्स हैं। मतलब गॉड है, गॉड के नीचे चाइना ही है, सेकंड नंबर पे जो आएगा चाइना ही है। और बाकी साथ ये छोटे मोटे लोग, ये अमेरिकन्स, ठीक है, ये अमेरिकन्स, ये अगर हम देखेंगे इंडियंस, यूरोपियंस,
ठीक है, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज, रशियंस, अफ्रीकन्स, ये सारे के सारे क्या है, कॉमनर्स हैं, ये कॉमन लोग हैं। गॉड, गॉड के बाद हम ही, और ये सारे के सारे लोग कॉमनर हो। और इसको, इसके अंदर बोला गया है, इसके अंदर, इसके सिविलाइजेशन में ये बोला गया है कि जोंगू, जोंगू का मतलब होता है मिडिल किंगडम, कि चाइना इज ए मिडिल किंगडम। भगवान है, भगवान के नीचे हम ही हैं, और उसके बाद ये छोटे मोटे लोग। तो अब आप कहेंगे कि चाइना, अगर ये वाली चीज चाइना के अंदर है, और जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा है वैसे चाइना की सिविलाइजेशनल बुक्स के अंदर लिख रखा है कि चाइना इज ए मिडिल किंगडम, तो एक सुपरियरिटी का कॉम्प्लेक्स आएगा कि नहीं आएगा चाइना के अंदर? बिल्कुल आएगा सर। और ये बोलेंगे भाई कमाल की बात ये है कि मिडिल किंगडम हम है, और रूल कौन कर रहा है? अमेरिका। रूल कौन कर रहा है? रशिया कर रहा है। रूल कौन कर रही है? वेस्टर्न कंट्री, जर्मनी, फ्रांस, ये यूरोपियन यूनियन, ये रूल कर रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड बैंक किसके कब्जे में? अमेरिका के कब्जे में। IMF किसके कब्जे? अमेरिका के कब्जे में। ये सारे लोग जो हैं, सारे के लोग, सारे के सारे लोग जो हैं, इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये रूल करे, पर फिर भी ये रूल कर रहे हैं। तो चाइना वांट कि इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर रिवीजन होना चाहिए। आइडियली आई शुड रूल द वर्ल्ड, और इससे एक नेशनलिज्म जनरेट होता है चाइना के अंदर, कि हमें नेशन को इतना स्ट्रांग कर देना है कि गॉड के बाद हम ही हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जिसके कारण ये अमेरिकन, अफ्रीकन, रशियंस है ना, ये सब लोग को हम रूल करें, क्योंकि हमारी सिविलाइजेशनल बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि हम जुंगो हो। ठीक है, जुंगो मतलब मिडिल किंगडम है। इसलिए चाइना चाहता है कि इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर रिवीजन हो, रिविजनिस्ट स्टेट, रिवीजन हो। रिवीजन मतलब वापस से ये वर्ल्ड ऑर्डर बने जिसके अंदर चाइना सुप्रीम हो। इसलिए चाइना कह रहा है कि हम अपनी मिलिट्री डेवलपमेंट इतना कर देंगे, हम अपना इकोनॉमी डेवलपमेंट इतना कर देंगे, हम अपना हर तरह से डेवलपमेंट, नेवल डेवलपमेंट, सब कुछ डेवलपमेंट इतना ज्यादा कर देंगे, मल्टी डायमेंशन के अंदर डेवलप कर देंगे कि ये लोग जो होंगे, ये लोग हमारे पास अड़ेंगे भी नहीं हमारे। और ये जो आइडियली हमको रूल करना चाहिए, और ये लोग रूल कर रहे हैं, छोटे लोग, हमारे सामने इनकी कुछ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के बाद हम ही है। ये एक मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स है, चाइना की फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये काउंट किया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं ये लोग। इससे इनके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इतना एग्रेशन दिखाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए रिविजनिस्ट स्टेट ये कहलाता है। इसलिए वर्ल्ड ऑर्डर इसको पसंद नहीं है, इसको पसंद नहीं है, ये हटाना चाहता है ये ऑर्डर। समझ में आ रहा है? अब तुम चाइना का नेचर देखो भाई, सर इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मानते, क्यों माने? गॉड के बाद कौन है? हमें। सर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का डिसीजन नहीं माना इसने, क्यों माने? गॉड के बाद कौन है? हमें। हम देंगे डिसीजन, तुम मानोगे, या तुम्हारा डिसीजन हम माने? तो चाइना रेफर्स टू इटसेल्फ बाय द नेम जोंगू, व्हिच मींस मिडिल किंगडम। चाइना बिलीव दैट इट इज ए ग्रेट सिविलाइजेशन। चाइना बोलता है कि हम एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, और हम सेंटर ऑफ वर्ल्ड हमको होना चाहिए, है ना। ये छोटे मोटे, ये अमेरिका तो था नहीं तब, हम 5,000, 2,500 से 4,000 साल पहले की सिविलाइजेशन है। ये अमेरिका जैसे लोग, अमेरिका तो अभी बना है, 1700s के अंदर बना है अमेरिका, तो ये रूल कर रहा है भाई साहब। ये ब्रिटेन, ब्रिटेन थे नहीं ये सब, ये हमारी सिविलाइजेशन चलती थी। ये तो कंट्री, हम तो सिविलाइजेशन हुआ करते थे, और आज हमको ये इस तरह से कर रहे हैं, जलील कर रखे हैं। समझ में आ रहा है? वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर चाइना के अंदर कितनी ऑट्रोसिटीज करी थी जापान जैसे छोटू कंट्री ने। तो एग्रेशन आएगा कि नहीं आएगा? हर कोई उठा के चाइना को मार के चला जाता था, एग्रेशन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। जोंगू, ये जैसे हमारे ग्रंथों में मान लो लिखा हुआ है कि भाई इंडिया ऐसा था पहले, सो ठीक है, वैसे इनकी सिविलाइजेशन की किताबें जो होती हैं, सिविलाइजेशनल जो इनकी थ्योरीज चलती हैं, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, सिविलाइजेशनल थ्योरीज चलती हैं, उसके अंदर ये सब लिखा हुआ है कि चाइना जो है एक मिडिल किंगडम है ना, जोंगू है, राइट। तो यहां पर इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स के कारण ये क्या करना चाहता है, ये रिवीजन चाहता है वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है सर, थोड़ा बहुत समझ में तो आ गया, राइट। दूसरी चीज समझो, दूसरी चीज जो है वो है कि देखिए 1949 के अंदर मैंने आपको बताया था, 1949 ये तो पहला कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिया, एक अपन ने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर एक पॉइंट अपन ने डाल लिया, मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स। दूसरा स्ट्रक्चर अब अपन डाल रहे हैं 1949 के अंदर क्या है। अब इससे समझ में आया ना, थोड़ा बहुत नेचर समझ में आया कि भाई चाइना ऐसा लड़का क्यों है, ऐसा लड़का क्यों बन गया इतना एग्रेसिव, इतना रिविजनिस्ट क्यों चाहिए उसको? क्योंकि भाई मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स है, उसको कह रखा है कि भाई मैं तो मिडिल किंगडम हूं, और मेरे को इस तरह से, है ना, ये चीज समझ में आनी चाहिए।
सर इंडिया एंड चाइना में तो देखो अमेरिका तो अभी बना है, ठीक है, अमेरिका तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसके बाद अमेरिका बना है, राइट, वो कोई सिविलाइजेशन नहीं है अमेरिका, ठीक है, वो यूरोप का ही पार्ट था। उसके अंदर इजिप्ट एक सिविलाइजेशन है, बड़ी सिविलाइजेशन हम देखते हैं, इजिप्ट एक बड़ी सिविलाइजेशन है, चाइना एक बड़ी सिविलाइजेशन है, जिसके अंदर ये सारी कंट्री साउथ चाइना और वो साउथ चाइना वो पूरा का पूरा रीजन और ये छोटी मोटी कंट्रीज हैं वो सारी की सारी उसके अंदर। भारत एक सिविलाइजेशन है, इंडिया वैली सिविलाइजेशन, बाकी छोटे कंट्री इसके अंदर कोई आता रहा, रूल होता रहा, करता रहा, बनता रहा, ऐसे ऐसे कंट्रीज है। समझ में आ रहा है? रिलीजन्स पीपल ऑफ चाइना और टू सम स्पेसिफिक आइडियल नहीं, इसकी सिविलाइजेशन के अंदर देखो, सिविलाइजेशन के अंदर कोई रिलीजन नहीं होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या रिलीजन था? कोई रिलीजन नहीं, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, पुरानी सभ्यता, वैसा है, राइट। तो रिलीजन नहीं है, ऐसे बोल रही है कि क्रिएशन है, क्रिएटर है गॉड मान ले, ठीक है, उसके बाद हम ही है, राइट, उसके बाद फिर कॉमनर्स है। एक कॉम्प्लेक्स है, एक तरह से कॉम्प्लेक्स होता है ना, मेरे अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है मान लीजिए, किसी के अंदर सुपीरियर, अपने आप को सुपीरियर समझने कॉम्प्लेक्स, तो वो कॉम्प्लेक्स कहां से आया? जुंगू से, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है ना चाइना के अंदर, वो है देखो 1949 के अंदर चाइना को आजादी मिली, ठीक है, और 1947 के अंदर भारत को आजादी मिली। 1949 के अंदर चाइना को जैसे आजादी मिली तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एग्रेसर आया, माओ जेडोंग, मैंने आपको बताया था। और मतलब ये इतना क्रूर आदमी माओ जेडोंग, इतना एग्रेसर, किसी की नहीं सुनने वाला, समझ में आ रहा? इसने आते ही एक है ना, इसने एक आते ही एक थ्योरी दी, और थ्योरी वो भी मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स से ही रिलेटेड थ्योरी थी। इसने ऐसे बोला, इन थ्योरी को बोला गया पाम एंड डिजिट थ्योरी, पाम एंड डिजिट थ्योरी, आते एक थ्योरी दी, पाम एंड डिजिट थ्योरी। इसके अंदर ऐसे बोला कि जो तिब्बत है ना वो चाइना का पाम है, चाइना का पाम जो है, पाम, ये रहा पाम, चाइना का पाम जो है वो तिब्बत है, ठीक है, तिब्बत जो है दैट इज ए पाम ऑफ चाइना, ठीक है। और अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश एक फिंगर है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, दूसरी फिंगर जो है अरुणाचल प्रदेश के बाद भूटान, तीसरी फिंगर है सिक्किम, चौथी फिंगर जो है, चौथी फिंगर अगर हम देखेंगे सिक्किम के बाद फिर नेपाल, नेपाल के बाद हम पांचवी फिंगर देखेंगे लद्दाख। तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, भूटान, सिक्किम, नेपाल एंड लद्दाख, ये पांच फिंगर्स है, ठीक है, ये एक राइट हैंड का पाम है तिब्बत, और तिब्बत की पांच फिंगर्स ऐसी है, ये पांच फिंगर्स मतलब ये तिब्बत का ही पार्ट है, और तिब्बत चाइना का इंटीग्रल पार्ट है। तो ये पूरा चाइना है, हाथ पूरी बॉडी चाइना है, चाइना का पाम जो है, ये जो पाम है, ठीक है, ये पाम जो है वो तिब्बत है, और तिब्बत की पांच उंगली है, समझे, इस पाम से अटैच पांच उंगलियां। अब एक्चुअल में क्या हुआ, ये पांचों उंगलियां चाइना की काट ली गई है, माओ जेडोंग ऐसे बोलते हैं। ये पांच उंगलियां, जिसमें अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, जिसके अंदर भूटान आ रहा है, जिसके अंदर सिक्किम आ रहा है, जिसके अंदर नेपाल आ रहा है, और जिसके अंदर लद्दाख आ रहा है, और ये बोल रहा है पांचों उंगलियां काट ली गई, ये नेशनल ह्यूमिलिएशन है चाइना का, ऐसे बोल रहे हैं, ये पांचों उंगलियां काट ली गई है, और हम लोग, हम हमारा नेशनल ह्यूमिलिएशन करा गया है, और ये चाइना की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पांचों उंगलियों को वापस लेकर आए। क्या अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है? समझ में आ रहा है? भूटान चाइना का पार्ट है, नेपाल चाइना का पार्ट है, सिक्किम चाइना का पार्ट है, और लद्दाख भी चाइना का पार्ट है। ऐसा इसके अंदर माओ जेडोंग ने 1949 के अंदर कहा। आप सोच के देखिए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जिसके ऊपर हम क्लेम करते हैं, लद्दाख, वो सब उन्होंने 1949 के अंदर ही कह दिया था। एक्सपेंशनिस्ट दिख रहे हैं इनका माइंडसेट, और तभी भी जवाहरलाल नेहरू ने इनके साथ क्या करा, पंचशील एग्रीमेंट साइन करा, और बहुत ही आइडियलिस्टिक अप्रोच अपनाई। सरदार पटेल बोल रहे थे भाई उसने थ्योरी दे तो दी है माओ जेडोंग ने, पाम एंड डिजिट थ्योरी, जिसके अंदर अपना अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान, नेपाल और लद्दाख, ये सब कहा ये लेगा एक ना ही दिन, मत भरोसा कर इस पे, ठीक है। तो माओ जेडोंग ने थ्योरी दी, और माओ जेडोंग ऐसे बोलते हैं कि देखो भाई ये एक नेशनल ह्यूमिलिएशन है कि हमारी पांचों उंगलियां काट ली गई है। अब ये सुनो कि अगर नेशनल ह्यूमिलिएशन है, पांचों उंगलियां काट ली गई है, पांचों उंगलियां हमारी थी, ऐसा जब चाइना का कॉमन लोग सुनेंगे तो उनके खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? बिल्कुल खोलेगा। और माओ को तो बहुत लोग मानते हैं वहां पर, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज है माओ, माओ के ऊपर, तो माओ के नाम पर। तो यहां पर हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू चाइना व्हाट इज देयर, कि चाइना के अंदर चाइना ने इस तरह से बोला, किसने, माओ जेडोंग ने इस तरह से बोला, ठीक है। तो माओ जेडोंग ने किस तरह से बोला, माओ जेडोंग ने ये बोला कि देखिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, भूटान,
सिक्किम, नेपाल और लद्दाख। ठीक है, ये तो पूरा भारत है ही। ठीक है, ये कश्मीर और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पाकिस्तान, ये भारत का हिस्सा ही, ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है बिल्कुल। राइट, ये सारा हिस्सा है, पर इसके अंदर बिल्कुल मैप के अंदर से बता रखा है। तो ये भारत का हिस्सा है, ये तो पूरा, इसको कोई डाउट नहीं है। पर यहाँ पर ये देखो कि अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल और लद्दाख, ये जो है ये पार्ट किसका है? ये पार्ट चाइना का है। ऐसे बोला, चाइना ने कहा कि एक दिन मैं लेकर जाऊंगा और एक ना एक दिन हम इसको आजादी दिलाएंगे। ये एग्रेशन है, ये नेशनलिज्म जनरेट करके रख रखा है माओ जेदांग के नाम पर। ये हो गया अपना दूसरा बेसिक प्रिंसिपल। पहला बेसिक प्रिंसिपल हुआ सर मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स। हम समझे मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स से कितना कितना एग्रेशन आया। ठीक है, दूसरा है पाम एंड डिजिट थ्योरी। समझ में आ रहा है? पाम एंड डिजिट थ्योरी, ये यहां से करंट अफेयर्स निकलेंगे सारे के सारे, है ना, इनके अंदर से। मैं आगे चलकर तुमको बताता जाऊंगा कैसे कैसे करंट अफेयर्स निकले। अब क्या हुआ कि चाइना इतना इतना ताकतवर नहीं था 1949 के अंदर। ठीक है, इतना ताकतवर नहीं था, तो ये ले तो पाएगा नहीं। ठीक है, और फिर बीच बीच में हम देखेंगे कि चाइना जो होगा कोशिश करेगा, पर इस 1962 के वार के अंदर भी वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर काफी अंदर तक घुस गया था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस के आसाम की तरफ चला गया था, बट फिर वापस रिटेलिएट कर गया। वो इतना इतना स्ट्रांग नहीं था। और ये उसको पता था कि भाई अगर हमने, है ना, हमको ये सब चीजें तो करनी है कि वर्ल्ड के अंदर रिवीजन तो लेकर आना है हमें, नो डाउट अबाउट दैट, है ना। और हमें ये पावर्स वावर्स इनसे टक्कर तो लेनी है। पर इनको पता था कि आज के टाइम पर अगर हम टक्कर ले लिए ना तो ये हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। अगर मान लीजिए यूएसए को पता होता, मान लीजिए एक टाइम सोचो, यूएसए को पता होता 1970s के अंदर कि चाइना हमारे लिए खतरा बनेगा, तो बताओ क्या यूएसए कर पाता? यूएसए इसको बनने देता चाइना को? बिल्कुल नहीं बनने देता। वहीं पर अटैक करके मार नहीं देता चाइना को? मार देता। तो ये जो चीज है ना, चाइना एग्रेशन दिखा रहा है, एग्रेशन है चाइना के अंदर बहुत ज्यादा, मिडिल किंगडम सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। पर यहाँ पर एक रूलर आया 1970 के अंदर, एक रूलर आया, वो इस बात को समझ गए कि हमें सब काम करना है, हमें रिवीजन लेकर आना है वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। 30-40 साल बाद हम रिवीजन लेकर आएंगे वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, अपना दिखाएंगे अपनी। पर अगर हमने अपनी कैपेबिलिटीज अभी दिखा दी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और उन रूलर का नाम है डेंग जियोपिंग, डेंग जियो, है ना, डेंग जियोपिंग ये नाम है। तो डेंग जियोपिंग ने बोला कि भाई हमें चाइना के अंदर, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए जिसको बोला गया डेंग जियो प्रिंसिपल्स और डेंग जियो गाइडलाइंस, है ना। तो पहला तो हमने पढ़ लिया मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स बच्चों, दूसरा हमने पढ़ लिया सर पाम एंड डिजिट थ्योरी, इससे हम समझ गए। तीसरा हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज मिडिल किंगडम, सॉरी, डेंग जियोपिंग प्रिंसिपल्स। 1970 के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स दिए। ठीक है, डेंग जियोपिंग गाइडलाइंस 1970। तीसरा बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें से ही सब कुछ डेराइव कर देंगे साहब, कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास। ठीक है, क्या चीज नहीं बचेगा? ठीक है, कुछ भी डाउट नहीं बचेगा, सब कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, चाइना ये इसलिए कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है, ये चाइना को पूरा का पूरा नेशनलिज्म चाइना का इन्हीं चीजों से गवर्न है। तो बात ये है कि सर एग्रेशन तो 1949 के टाइम से ही था। उसने एग्रेशन दिखाया क्यों नहीं? चाइना ने दिखाता तो मरता। समझ में आ रहा है? तो डेंग जियोपिंग ने ये बात समझ गया कि भाई अगर अभी एग्रेशन दिखा दिया ना हमने तो ये लोग हमको बढ़ने नहीं देंगे। तो इन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए, डेंग जियोपिंग ने कुछ प्रिंसिपल दिए। पहला प्रिंसिपल उन्होंने दिया कि भाई देखो, सबसे पहले समझो हाइड योर कैपेबिलिटीज, हाइड योर कैपेबिलिटीज, अपनी कैपेबिलिटीज को छुपा के रखो। सामने वाले को पता चल गया, अगर यूएसए को पता लगा कि भाई ये तो मेरे को टक्कर देगा 40 साल बाद, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अपनी कैपेबिलिटीज को छुपा के रखो, ज्यादा हीरो ना बने। आपको, हमको पता है कि तुम्हें बहुत कैपेबिलिटी, हमें बहुत कैपेबिलिटी, हम रेड रेस है, हम उठेंगे ना तो ऐसा उठेंगे कि बस दुनिया देखती रहेगी, और आज दुनिया देख भी रही है। पर हमें अपनी कैपेबिलिटीज को अभी नहीं करना है। ये 1970 के अंदर प्रिंसिपल्स दिए उन्होंने, हाइड योर कैपेबिलिटीज। सेकंड प्रिंसिपल, स्टे कॉम, कूल रहो भाई। ऐसा नहीं कि कोई तुमको छेड़ जाए और तुम एग्रेशन दिखा दो, नहीं नहीं, अभी नहीं दिखाना है। अभी तो अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप करते रहो, हाइड करके अपनी जो डेवलपमेंट, फोकस करो डेवलपमेंट पे। थर्ड पॉइंट, फोकस ऑन डेवलपमेंट, फोकस ऑन डेवलपमेंट। आपने देखा कभी 1970s के अंदर चाइना, 2000 से पहले चाइना कहीं था क्या?
कहीं नहीं था, वो अपने आप को डेवलप कर रहा है, साइलेंटली ग्रो कर रहा है। हाइड योर कैपेबिलिटीज, स्टे काम, फोकस ऑन डेवलपमेंट। चौथा इंपॉर्टेंट चीज, बाइड योर टाइम, समय का वेट करो, अपना टाइम आएगा, अभी नहीं आएगा, एक दिन आएगा। लीडरशिप मत झाड़ो, डोंट प्ले लीडरशिप रोल, लीडरशिप रोल मत प्ले करो। ये इस तरह के कुछ प्रिंसिपल्स दिए डिंग जियोपिंग ने, और ये सारे प्रिंसिपल्स को चाइना ने अक्षरश अपनाया। 1970s की बात कर रहे हैं। और जो फॉरेन पॉलिसी बनी चाइना की, किसी से लड़ना नहीं है, सबको यूज करो। अमेरिका 1970 में पता है क्या कर रहा था? अमेरिका के पास चाइना गया कि भाई साहब आपके सामने हमको कुछ मटेरियल बेचना है, क्या हम बेच दें आपका मटेरियल? बोले ठीक है यार, बच्चा है, छोटा बच्चा है, चलो मटेरियल ले लो उससे कुछ। ऐसे कर करके उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया अपने आप को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लिया अपना। ठीक है यार, बच्चा है, वो हाथ जोड़ के आता था, ठीक है बच्चा है। बच्चे के अंदर एग्रेशन है, बच्चा बड़ा होकर रॉकी बनेगा। समझ में आ रहा है? तो आके वो ऐसे, और चाइना का डेवलपमेंट कराने के पीछे अमेरिका का बहुत अच्छा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। कि अमेरिका के अंदर जो भी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, लैपटॉप की देख लो, कोई सी भी टेक्नोलॉजी की कंपनी देख लो, क्या ठीक है हम यहाँ पर असेंबल करेंगे, हमको बहुत महंगा पड़ेगा, चलो चाइना के अंदर असेंबल करवा लेते हैं, सब लोग वहां के फ्री बैठे हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन है, स्किल डेवलपमेंट हो रखा है, चलो उधर करवा लेते हैं, सस्ते में पड़ जाएगा, चीप लेबर। बोले साहब मैं चीप लेबर दूंगा, मेरे से काम करवा लोगे क्या? आंखों में गुस्सा है पर दिखा नहीं रहा है। बोले हाँ ठीक है चल, चीप लेबर, अमेरिका के अंदर बहुत लेबर, बहुत कॉस्ट ज्यादा है, चल तेरे से लेबर। और ऐसे कर करके डेवलप कर रहा है। हाइड योर कैपेबिलिटी, इसको बिल्कुल अक्षरक्ष पालन करा। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पर देखेंगे, हाइड योर कैपेबिलिटी, स्टे काम, बाइड योर टाइम, फोकस ऑन डेवलपमेंट, डोंट प्ले लीडरशिप रोल। और उसे पता होता कि भाई ये बड़ा होके मेरे को ही मारेगा, तो चाइना का भी डेवलप होने नहीं, अभी जा रहा है चाइना के पास, चाइना उसको गलिया भी रहा है तो फिर भी सुन रहा है कि भाई डिंग जियोपिंग बोल के गए थे हाइड योर कैपेबिलिटी, अभी दिखा दी इसको, अभी बाल दूंगा इसको, पर अभी नहीं। स्टे काम, बाइड योर टाइम, अपना टाइम आएगा। ठीक है, अभी हमको डेवलपमेंट करना है फोकस के ऊपर, हमें लीडरशिप रोल प्ले नहीं करना है। अभी लीडर बनेंगे, पर बाद में जब डेवलप हो जाएंगे ना, तो वापस यहां पर आएंगे, अलग ही एटीट्यूड से आएंगे। और हम देखेंगे 1970s के बाद चाइना की फॉरेन पॉलिसी पूरे के पूरे इसके अंदर ही बनी रही। बट एक कुछ ऐसी हरकतें हो गई चाइना के अंदर, ठीक है, चाइना के अंदर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इतना भयंकर डेवलपमेंट 25 साल में जो चाइना ने डेवलपमेंट करा, आज तक वर्ल्ड के अंदर किसी ने नहीं करा। ये ब्रिटेन जो है 1600 शताब्दी से चला रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके अंदर लूट लूट के, सबको लूट खसोट के इतना डेवलप हुआ है। अमेरिका जो है कब से इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जर्मनी के अंदर कब से इंडस्ट्रियलाइजेशन है। हम जब आयरन स्टील के बारे में जानते थे, वो मैन्युफैक्चर कर करके बेचते थे, हमारे ऐसे कोयला लेकर सब कुछ लेकर सब कुछ करके करते थे। चाइना क्या है, 1949 का पास आउट। ये लोग 200 300 400 साल से पहले ये लग रहे हैं, और आज सबके आंख में आंख मिलाकर बात करता है। चाइना के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, वर्ल्ड ने आज तक ऐसा डेवलपमेंट देखा नहीं है बच्चों, इतने कम समय के अंदर। 1949 से लेकर 2021 ही तो चल रहा है अभी, 100 साल भी नहीं हुए, और इतना भयंकर डेवलपमेंट करके दिखा दिया चाइना ने कि सब लोग उसकी, अब उसकी बात माननी पड़ रही है सब लोगों को। ये कैसे हुआ? उसी वक्त वो हीरो बन जाता 1970s के अंदर, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये देखिए, ये डिंग जियोपिंग प्रिंसिपल्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चाइनीज फॉरेन पॉलिसी। और ये डिंग जियोपिंग प्रिंसिपल्स जो थे, ये चलते रहे। ठीक है, अभी वैशाली इसको बताएंगे अभी, है ना, ये अभी अभी, अभी तो बेसिक स्ट्रक्चर समझो, है ना। इनमें कोई दिक्कत हो तो पूछो, अभी ये सब चीजें बताएंगे, सारे सारे इश्यूज आने वाले हैं, डिटेल के अंदर बताने वाले हैं, राइट। पर पूछो, फिर भी मैं बोल दूंगा ना, बाद में बताएंगे तो बाद में बताने, राइट। अब क्या होता है चाइना के अंदर, चाइना ने कहा कि भाई साहब मेरे को करना है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और मैं किसी की नहीं सुन रहा, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा हूं। और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं बच्चों, तो कुछ कुछ एरियाज जो होते हैं ना, वो छूट जाते हैं। जैसे हमने ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर हमको रैपिडली करना था सब कुछ, रैपिडली जल्दी से उगाओ, ठीक है, तो हमने नॉर्थ के अंदर जो गंगा बेल्ट है, ठीक है, नॉर्थ नदर्न प्लेन से, उसके ऊपर ही प्रोडक्शन करते रहे बस। नीचे के एरियाज के अंदर भूल गए, नॉर्थ ईस्ट को भूल गए, वहीं पे करें, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। पंजाब हरियाणा ये डेवलप हुआ है, राइट। इसी तरह से कि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब करा ना, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एरिया बन गए
ठीक है, जैसे कि हम कहें एक एरिया है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिनजियांग प्रोविंस, शिनजियांग प्रोविंस है ना, शिनजियांग बोलते हैं इसको, शिनजियांग प्रोविंस। एक रीजन है तिब्बत। तिब्बत की क्या कहानी है अभी हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तिब्बत, इसके अंदर अनरेस्ट होने लग गया। हांगकांग, ठीक है, हांगकांग का क्या इशू है, ठीक है, और फिर एक ताइवान का क्या इशू है, ये सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल अनरेस्ट होने लग गए। कहां पर मल्टीपल अनरेस्ट होने लग गए? अगर आप देखेंगे चाइना के अंदर। और चाइना ने देखा भाई मेरे अंदर इतना सारा मल्टीपल अनरेस्ट हो रहा है, अगर दुनिया को पता चलेगा तो दुनिया मेरे को मारेगी। समझ में आ रहा है? दुनिया कहेगी भाई ये क्या हो रहा है तुम्हारे अंदर, तो मुझे दुनिया से, अपने यहां से दुनिया का जो है वो हटाना पड़ेगा, ध्यान हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इन सब रिवोल्ट को दबाना है। तिब्बत के अंदर रिवोल्ट हो रहा है, इसको दबाना है। जिनजियांग प्रोविंस के अंदर रिवोल्ट हो रहा है, इसको उधर दबाना है। यहाँ पर सब जगह रिवोल्ट हो रहा है। अगर दुनिया वालों को पता चल जाएगा तो मुझे दिक्कत होगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे, मेरे यहाँ पर तीसरी चीज, चौथा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। प्रेशर कुकर बना हुआ है चाइना के अंदर, प्रेशर कुकर। चाइना इज पासिंग थ्रू द प्रेशर कुकर सिंड्रोम। समझ में आ रहा है? प्रेशर कुकर सिंड्रोम बन रखा है। और चाइना को पता है, चाइना एक प्रेशर कुकर बना हुआ बैठा है अभी, क्योंकि चाइना के अंदर बहुत सारे मल्टीपल अनरेस्ट डेवलप हो चुके हैं। तो चाइना चाहता है कि कोई भी इसके ऊपर ध्यान ना लगाए, कि मेरे अंदर यहाँ पर जो घर में जो कलेश चल रहा है उस कलेश में कोई भी ध्यान नहीं लगाए। तो व्हाट चाइना विल डू इज दैट चाइना विल इंटरफेयर इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। चाइना ने कहा दिंगजियो प्रिंसिपल यहीं तक थे, 2000 तक ही थे, और उसके बाद क्योंकि इतना सारा अनरेस्ट हो गया तो वो इंटरफेयर करने लग गया वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जब इंटरफेयर करेगा तो सबका ध्यान उधर चला जाएगा कि भाई चाइना ने इंट्रूजन कर दिया किसके अंदर, इंडिया के अंदर, और फिर अपना चाइना अपना जो है घर के अंदर कलेश है उसको समेट रहा है। रायता जो फैला हुआ है घर के अंदर, अनरेस्ट जो है उसको क्या कर रहा है, उसको रेक्टिफाई कर रहा है। इतने में यहाँ पर साउथ चाइना सी डिस्प्यूट कर दिया, यहाँ पर ये कर दिया, वहां पर वो कर दिया, लोग बाग उधर उधर देखने लग गए, और चाइना ने अपना ये जो है इसके अंदर जिनजियांग प्रोविंस के अंदर, तिब्बत के अंदर, ये है ना, अभी आपने देखा जिनजियांग प्रोविंस के ऊपर एक रिपोर्ट निकाल दी यूनाइटेड नेशन ने। समझ में आ रहा है? उसको दबाने की चाइना ने कितनी कोशिश करी थी, भरसक कोशिश, पर वो निकल गई। ऐसा पहली बार हुआ है, नहीं तो चाइना ने इसको डार्क जोन बना के रख रखा है इन सबको, ना इसमें मीडिया आ सकती है, ना फॉरेन वाले आ सकते हैं, ये सब चीजें, तिब्बत को, इन सबको क्या करता है चाइना को भी पता है वहां पर यूनाइटेड नेशन की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी चली गई थी उधर, और उसकी रिपोर्ट निकल कर आ गई। उस रिपोर्ट में क्या है वो सब कुछ पढ़ेंगे। पर आप यहाँ पर देखिए प्रेशर कुकर सिंड्रोम जब बना चाइना के अंदर, जब प्रेशर कुकर बना तो चाइना ने सोचा भाई इससे बाहर निकलना पड़ेगा, और बाहर निकलने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। यहाँ पे घर के अंदर रायता फैला है, इस रायता को समेटना पड़ेगा। तो मैं बाहर क्या करता हूँ, बाहर लोगों का ध्यान डाइवर्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे इंट्रूजन कर दूंगा, यहाँ कर दूंगा, कभी किसी के अंदर, और एग्रेशन दिखाऊंगा हर चीज के अंदर, तो लोग बाग मेरे को, मेरा घर जो है वो नहीं देखेंगे और बाहर की चीजें दिखने लगी। डाइवर्ट कर, इशू डाइवर्ट कर। सर एक बात बताओ सर, आप बड़े ज्ञानी हो भाई, सर चाइना जो है, समझ में आ रहा है, चाइना जो है वो किसी को बताता ही नहीं कि मैं यहाँ पे अनरेस्ट है, तो आपको क्या पता प्रेशर कुकर सिंड्रोम है चाइना के अंदर? आपको क्या पता सर चाइना के अंदर प्रेशर कुकर सिंड्रोम है? चाइना बता ही नहीं रहा, बता ही नहीं लगने दे रहा, डार्क जोन बना रहे हो, खुद ही कह रहे हो और खुद ही बोल रहे हो प्रेशर कुकर सिंड्रोम, चाइना ने पता नहीं। ये हमको कैसे पता चला, ये समझो। चाइना का जो बजट है, मिलिट्री का बजट है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी का बजट जो है चाइना का, इंटरनल सिक्योरिटी मतलब कि अंदर ही अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर, वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू व्हाट एक्सटर्नल सिक्योरिटी बजट। व्हाट डज इट मींस? कि चाइना जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी बजट करता है ना, जैसे मिलिट्री डेवलप करना, नेवी डेवलप करना, आर्म फोर्स डेवलप करना, बड़े बड़े विमान बनाना, बड़े बड़े मिसाइल्स बनाना, ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी बजट है। ये तो कुछ भी नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी बजट चाइना का बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चाइना के घर में कोई दिक्कत है सर। इंटरनल सिक्योरिटी बजट इज वेरी हाई, इज मोर देन एक्सटर्नल सिक्योरिटी बजट। इसका मतलब समझ रहे हो तुम, ये इंटरनली बहुत दिक्कत है। चाइना का एक्सटर्नल सिक्योरिटी बजट सोच कर देखो कितना होगा, उससे ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी बजट। तो भाई क्या हो रहा है, समझे? तो ये कुछ नहीं हो रहा है, ये प्रेशर कुकर सिंड्रोम। चौथा आपका बेसिक स्ट्रक्चर, कि China's internal security budget is more than external security budget. This shows that China is suffering from internal unrest, और चाइना इज ए कम्युनिस्ट कंट्री, नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वो किसी को दिखाता नहीं है। सो टू अवॉइड और डाइवर्ट इंटरनल थ्रेट्स, चाइना हैज रेड इश्यूज ऑफ नेशनलिज्म और इंटरनेशनलाइजेशन करा उसने अपनी चीजों का, और वो बाहर निकल कर आया दिंग जियोपिंग प्रिंसिपल से। अभी सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ रहे हो तो उसमें तुमको थोड़ा समझ में आ रहा है। अब जब इनको कनेक्ट करोगे, जब
तो कनेक्ट करोगे किसके साथ, करंट अफेयर्स के साथ, तब आनंद आएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ लिए, चाइना के अंदर सब मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स पढ़ लिए सब, ठीक है। हम पढ़ लिए पाम एंड डिजिट थ्योरी, ठीक है, माओ जेडोंग के द्वारा। हम पढ़ लिए डिंग जियोपिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। हम पढ़ लिए सर चाइना के अंदर प्रेशर कुकर सिंड्रोम। ऐसे भी 5-6 पॉइंट्स, 4-5 पॉइंट और बताऊंगा। और ये सारे पॉइंट्स बताने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन यहाँ पर करंट अफेयर्स के ऊपर जाएंगे। करंट अफेयर्स से इसको रिलेट करेंगे सबको, और करंट अफेयर्स से रिलेट करके फिर आगे क्या होगा वो प्रेडिक्ट करेंगे, और फिर हम चाइना को खत्म करेंगे। ऐसे हम हर कंट्री को पढ़ने वाले हैं। नेपाल के भी कुछ हैं, बांग्लादेश के भी कुछ हैं, भूटान के भी कुछ हैं, और सबके अफगानिस्तान की तो बहुत कुछ है। ये जो तालिबान बना है उसका रीजन अभी तुम्हें पता ही नहीं है, असली रीजन है क्या, वो सब चीजें अभी बताएंगे, ठीक है। बट धीरे 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 इतनी सारी नॉलेज आती रहेगी, ठीक है, और बहुत मजा आएगा कि सब चीजें पता चल रही, ठीक है। सो आज का क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर सर यस यस। सर एक बार फिर से प्रेशर कुकर सिंड्रोम, मतलब प्रेशर कुकर एग्जैक्टली सिंड्रोम, समझ में नहीं आया कि उसको प्रेशर कुकर क्यों बोलते हैं। प्रेशर कुकर क्यों बनता है? प्रेशर कुकर क्या होता है? प्रेशर कुकर ये होता है कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है, समझ में आ रहा है यस दीप्ति? और यस अगर सर। प्रेशर कुकर बन रहा है और इसके अंदर ज्यादा प्रेशर बन गया तो ये फटेगा कुकर, चितड़े चितड़े हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस है ना? अब यहाँ पर देखो, चाइना के अंदर बहुत सारा अनरेस्ट डेवलप हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जिंगजियांग। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, अलग अलग जगह पे हो रहा है। तो ओके। चाइना के अंदर इंटरनल अनरेस्ट है, प्रेशर बन रहा है चाइना के अंदर, इन सबको क्रिएट करके रखने का, मतलब इन सबको कंट्रोल करके रखने का। प्रेशर बने जा रहा है, कभी ये प्रेशर बन जाता है, कभी तिब्बत वाला इशू हो जाता है, कभी ये हो जाता है, प्रेशर बन रहा है। करेक्ट है ना? यस है ना? तो इसके लिए इसको इस तरह से बनाया यस है। सर। चाइना के ऊपर इतना सारा प्रेशर बना हुआ है, तो एक तरह से प्रेशर कुकर बना हुआ है। प्रेशर कुकर, बहुत टेंशन है चाइना के अंदर, ऊपर से ठीक लगता है पर अंदर चाइना के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन है, इसलिए इसको प्रेशर कुकर सिंड्रोम एक एक टर्म है किसके अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। जब भी किसी कंट्री के अंदर मल्टीपल अनरेस्ट होते हैं तो उसको प्रेशर कुकर सिंड्रोम बोला जाता है कि इट इज सफरिंग फ्रॉम द प्रेशर कुकर सिंड्रोम। दीप्ति, ओके हाँ यस सर। ठीक है, गॉट इट दीप्ति? यस सर श्योर। ओके थैंक यू सर। ओके, एनी मोर डाउट्स एनीवन है? चाइना एज ए कम्युनिस्ट, अभी ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपन एक्सप्लेन करेंगे। अगेन कम्युनिस्ट कंट्री कैसे है वो सब चीजें अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे चाइना की, तब मैं बताऊंगा आपको व्हाट इज और सर कम्युनिस्ट। पीडीएफ तो नहीं मिला आज भी किसका? एक्सप्रेस का। ओ यार, ठीक है, मैं अभी भेज देता हूँ पीडीएफ, ठीक है। इतने सारे काम है ना तो मिस हो जाता है। मैं अभी भेज देता हूँ आपको पीडीएफ एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस। ओके अभी सर। इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस देखें, अब थोड़ा और मजा आने लग जाएगा आपको इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस का। कल आपका हाँ। संडे का आपको ऑफ रहेगा, है ना? संडे का आपको ऑफ रहेगा, और बाकी डेज जो होगा वो क्लास चलेगा, बाकी डेज क्लास चलेगा, संडे को ऑफ रहेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके थैंक्स। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम वेलकम।